नोटिस के ऊपर जिस तरह आपने कंडक्ट किया, जो प्रोसीडिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि जब शाह जी ने मुझे बुलाया तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क की तरफ से इतने छोटे वक्फे में जिस तरह वो जो मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखी और जिस तरह आपने इतनी देर के बाद, यानी या तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस होती ना इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करने के लिए, लेकिन ये इतनी देर के बाद जब कोई भी मुल्क कंडक्ट करता है तो इतने ज़बरदस्त तरीके से जो आपने की है, ये ख़ास तौर पे ज़्यादा मैं बाकी अगर कोई और मुल्क करता मैं शायद उनको इस तरह ना अप्रिशिएट करता जितना मैं आप सबको कर रहा हूँ। शायद आप सबको, और जिस तरह आपने कहा जब ये नेक्स्ट हमारी OIC की यहाँ मीटिंग होगी तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस भी होगी कि उसको इससे भी हम बेहतर तरीके से कंडक्ट करेंगे। हमने पाकिस्तान के इमेज को अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता था, और वो इंग्लैंड में जाता था तो जिस तरह की उसको रिसेप्शन मिली थी इंग्लैंड में, वो हमें याद है, अभी भी अखबारों में हमने देखी थी। तो उसके बाद फिर हमने बुरे वक्त भी देखे। देखिए, एक सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे, आपको सारी जगह फ्रंट लाइन पे फेस करना पड़ता है पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि जो मुल्क की ज़िंदगी, उसका जो साइकिल होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी, इदारे की ज़िंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की ज़िंदगी में भी और मुल्क की ज़िंदगी में भी। तो ये जो हमारा जो डाउन साइकिल आया, इसकी हमारी इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो उस वक्त बड़ा करीब था डिसीजन मेकर्स के जब ये फैसले हो रहे थे कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए ना, ये वॉर ऑन टेरर में। तो मुझे तो पता है क्या हुआ, क्या कंसिडरेशंस थी, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी, वही जो पहले भी कंसिडरेशंस थी 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की। ज़्यादा बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, ये अल्लाह का एक, जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटेरियल फैसले करेंगे, मटेरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस पर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम गलत फैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वो मुख्तलिफ है। हालांकि हमें बड़ा प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों, फिस्कल और करंट अकाउंट के। और फिर कोरोना, यानी ये 100 साल में एक दफ़ा इतना बड़ा दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है जो कि कोरोना का क्राइसिस आया। और उसके अंदर इस सब के बावजूद आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, आप देख लेंगे 3 साल पहले हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन थी, आज क्या है। तो इसका मतलब कि इसके बावजूद कि हमने मुश्किलात का सामना किया, और बड़े बड़े, और अभी भी मुश्किलात सामने हैं, ये कभी
ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم وی آر آؤٹ آف دا ووڈز، لیکن پاکستان کی جو امیج ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آبویسلی ہمارے فارن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا، وہ پورا ہوا ہے۔ آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا، یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے۔ آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ان کے موقف دے دیں، وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیئر موقف ہے۔ اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی، جو کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو، یہ بھی بالکل تائید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اب سے نہیں کہہ رہے، ہم جب 15 اگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہاں 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے، اور یہ اب اکنالجڈ ہے۔ اب آبویسلی ابھی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ سٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے، اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم از دی ایسنس، ہم صحیح معنی میں جلدی ان کی امداد کریں۔ اور افغانستان کا ایشو صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوز ان کی ریلیشن شپ ہے۔ کبھی جو زیادہ تر افغانستان ہے وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے، تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں۔ لیکن یہ ابو آل ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں، اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں، تو پتہ ہے کہ یہ اوارٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس۔ میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی، میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑا لاس ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف۔ جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات کہ یہ جب ایک بلیو کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے، جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے، جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل، یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے، تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی، پر ہم نے نیچ بھی دیکھی ہے، لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے سیلف بلیف۔ وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، وہی لوگ تھے، سیلف بلیف آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت 2 سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی، وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے۔ کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف، وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے۔ آپ نے بات کی ہندوستان کی، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے، پتہ نہیں غالباً مجھے ایک اسٹیٹسٹکس تھی، میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے، 19 جیتے ہم۔ ہمارے اندر بلیف تھا، 7 گنا بڑا ملک تھا۔ تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی، اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے، یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی، سب نے کوآرڈینیٹ کیا، سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا، اس فنکشن کو، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، سب نے مل کے کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا، میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی، تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔
खुदा ना खास्ता अगर ये ठीक ना होती, कोई 100 कुछ कई चीज़ें गलत हो सकती थी। तो इसी तरह जब आप अपने अंदर बिलीव करना शुरू करेंगे, हम एज ए नेशन, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कुछ भी कर सकता है मुल्क। क्योंकि मैंने जब टीम में क्रिकेट में आया था तो हमारा बॉटम पे टीम थी, कोई मानता ही नहीं था कि हम जीतेंगे, और जब मैं गया तो वर्ल्ड चैंपियंस थे। जब हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की, किसी ने कहा नहीं बन सकता। ये मुल्क के लोगों ने इकट्ठा करके बना दिया और चला भी रहे हैं, बनाया भी और चला भी रहे हैं। ये भी एक मौजज़ा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है कि 70 करोड़ में पैसा जमा करके हॉस्पिटल बनाया, 10 अरब रुपया साल का उसका खसारा है गरीबों का इलाज करने में, और फिर दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन रहा है। ये लोग बना रहे हैं। जलजला आया, हर पाकिस्तानी दुनिया में मोबिलाइज हुआ, लेकिन जब फ्लड आया, जब दुनिया ने नहीं मदद की, जिधर भी पाकिस्तानी बैठे थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो जब हम टेस्ट करते हैं अपने मुल्क को, अपनी नेशन को, ये हमेशा टेस्ट पास करती है, जो माशाल्लाह आपने किया। तो हमें एक सेल्फ बिलीफ चाहिए। हम जो भूल बैठे, जब आप हाथ फैलाते हैं किसी के सामने, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी आपका सेल्फ बिलीफ होता है। ये डिपेंडेंसी जो है, ये एक इंसान के ज़हन में जब आ जाती है, वो अपने अंदर बिलीव ही करना छोड़ देता है। अच्छा जी, वो फलाना मुल्क नाराज हो जाएगा तो चलो जी, अपने इंटरेस्ट हम अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ नहीं होता। 22 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम ही अपने अंदर बिलीव नहीं कर रहे। 22 करोड़ लोग, किसी का जो भी पॉपुलेशन 22 करोड़ का हो, और वो टैलेंटेड पॉपुलेशन हो, जिसके बाहर, मुल्क के बाहर जो ये 90 लाख बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, इनमें से इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन ज्यादा है, हर फील्ड में एक्सेल करते हैं वो। आपको हर प्रोफेशन मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, एकेडमिक्स मिलेंगे, क्वालिटी के मिलेंगे। तो हमने अपने मुल्क को ये सिस्टम ठीक करना है, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, रूल ऑफ लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ है। कभी कोई कौम ये अपने ज़हन से निकाल देना कि कोई भी मुल्क आज तक रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किए बगैर तरक्की किया, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां सारा एलीट कैप्चर कर जाती है। और जब एलीट कैप्चर करती है रिसोर्सेज को, और मेरिट, सबसे पहले मेरिट जाती है, जो असल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भगा देते हैं, वो माफियाज कंट्रोल, कार्टेल्स कंट्रोल कर लेते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिस भी मुल्क की आप दुनिया में उठा के देखें, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होगी उनके पास, गरीब होंगे। रिसोर्सेज में अमीर तरीन मुल्क, गरीब तरीन। और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क, न्यूजीलैंड, जिधर सिवाय है ही कुछ नहीं, भेड़ बकरियों के अलावा या गायों के अलावा, पहाड़ों, वो दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो हमारी स्ट्रगल असल में, ये याद रखें कि हमें फोकस कर लेना चाहिए, हमारी स्ट्रगल क्या है, कैसे हमने अपनी आबादी को नीचे से ऊपर उठाना है, जो कि ये एलीट कैप्चर की वजह से नीचे चली गई है, जिनको हमने एक तबकाती एजुकेशन भी थोड़े से एलीट के लिए, इंसाफ भी थोड़े से, पैसे हैं तो आप जो मर्जी जुर्म करें आप बच सकते हैं। हॉस्पिटल्स थे तो वो प्राइवेट बन गए एलीट के लिए, और नौकरियां हैं तो वो सारे जो छोटी सी एलीट को एजुकेशन उसको मिल जाती है। कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रगल है, और ये याद रखें कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ये स्ट्रगल होती है, कौम मिल के स्ट्रगल करती है। लेकिन जो टैलेंट इसमें है, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, मेरे में ये कभी शक नहीं, और मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरा बिलीफ है कि इस मुल्क को जैसे ही हम ये क्राइसिस, ये जो हमारा सिर्फ एक करंट अकाउंट का बना हुआ है कि हमारा डॉलर्स, हमारे जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है, और डॉलर्स की कमी होती है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, वो हमें वो चोकिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही हमने अपना ये सॉर्ट आउट कर लिया करंट अकाउंट का, और हम कर गए थे, अगर ये कमोडिटी प्राइसेस एकदम दुगने ना हो जाते 3-4 महीने में, हम कर गए थे, वो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो गया था। वो टेम्पररी हमें शॉक मिला है। मेरे में कोई शक नहीं है कि जैसे हम इंशाल्लाह यहां से निकलेंगे, हमारा मुल्क, आप देखेंगे कि कितनी, एक वक्त पे जो मिसाल दी जाती थी 60s में, ये बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। सिर्फ मैंने आखिर में ये आपको कहना था शाह जी, कि आपने जो बात की जियो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। हमारे सारे मुल्क को, क्योंकि हम यहां फंस जाते हैं जाके, ये जो हमारा
क्रंच आ जाता है करंट अकाउंट का। सारे मुल्क को ओरिएंटेट होना पड़ेगा टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, और ख़ास तौर पे फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि आपका जिस तरह हमारे एम्बेसडर्स, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि एम्बेसडर को होना चाहिए लीडर हर एम्बेसी का, जैसे जैसे एम्बेसडर्स को हम इस तरफ और जोर लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, वो जैसे ही हमने बैरियर तोड़ दिया, 22 करोड़ लोग सारी दुनिया देख रही है उसके तरफ, क्योंकि बड़ी मार्केट है वो। तो इंशाअल्लाह हमारा, जो मैं बिलीव करता हूं कि हमारा बड़ा अजीम फ्यूचर है, और इसमें सारी मुल्क जब एक टीम बन के चलेगी, मुझे कोई शक नहीं कि ये मुल्क इंशाअल्लाह वो बनेगा जो ये बनने जा रहा था 60s में, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ वे। शुक्रिया जी, फिर से मुबारक आप सबको।